दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बारे में, जो बाबू जगजीवन राम की बेटी थी और उनका जो जन्म है वो 31 मार्च 1945 को जो है वो सासाराम बिहार में हुआ था। और उन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है वो बेलहम स्कूल जो है देहरादून में उनसे प्राप्त करी। और वहाँ उसके बाद उन्होंने मरिंडा और बहुत सारे कॉलेजेस में वो भी स्टडी करी और मरिंडा कॉलेज में उन्होंने जो है एमए अपनी एलएलबी की डिग्री जो है उन्होंने पूरी करी। और उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1973 में उनका जो सिलेक्शन है वो आईएफएस ऑफिसर के रूप में हो गया। और उनको जो अपॉइंटमेंट है वो स्पेन में, उनकी जो पहली अपॉइंटमेंट है जो स्पेन में मिली। और फिर वो मैक्सिको और यूनाइटेड किंगडम में भी जो है देश की जो है वो राजदूत रही हैं, वो आईएफएस ऑफिसर रही हैं वहाँ पे। और उनका उनको उनके जीवन में उस में जो 1984 में उन्होंने जो है जो आईएफएस का की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। और फिर वो है जो 1985 में जो है राजीव गांधी जो हैं उन्होंने साथ जो है उन्होंने उनको राजनीति में आने का अनुग्रह किया और उन्होंने मान लिया। और फिर वो जो है जो बिजनौर सीट का उपचुनाव जो हुआ उसमें वो उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके खिलाफ जो जो उस समय चुनाव लड़े थे वो रामविलास पासवान जो खुद बिहारी से थे। और मायावती जो है वो बिजनौर से उस समय पहली बार चुनाव लड़ रही थी। और जो बहुजन समाज पार्टी है उस समय उसका जो स्थापना है वो काशीराम जी कर चुके थे। तो वो पहला चुनाव वो जो उस समय वो जो वहाँ पे उस समय लड़ रही थी। और उस चुनाव में जो है मीरा कुमार जो है जो है विजय रही हैं। और उन्होंने जो है जो मायावती और रामविलास पासवान को हरा के जो है पहली बार जो है देश की संसद में उन्होंने कदम रखा। और वो देश की ऐसी पहली महिला है जिनको उत्तर प्रदेश, उनके खुद का राज्य जो है वो बिहार और दिल्ली की वो कोलवाग सीट से जो है वो सांसद बनी। और कुल वो 6 बार उनको सांसद बनने का मौका मिला। और उनका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व में बहुत वो शालीन है। और बहुत उनकी बातों से से या उनके से ये झलकता है कि उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करी है, जिस तरीके का ज्ञान उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग देश में रहते हुए प्राप्त करा है, वो उस ज्ञान की झलक जो है उनकी बातचीत में नज़र आती है। जिस तरीके से बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार ने अपने पिता के राजनीतिक रास्ते को बर्बाद कर दिया था। और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी जो राजनीतिक विरासत को जो है उनकी बेटी जो है मीरा कुमार उन्होंने संभाला। और उन्होंने जो है इस चीज़ को उनकी राजनीतिक विरासत के ऊपर ठेस नहीं आने दी और कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि बाबू जगजीवन राम जी के ऊपर किसी तरीके की कोई उंगली उठ पाए। देश की राजनीति में वो बहुत बड़ा नाम है। और उनकी जो बातें हैं उनमें वजन होता है, वो जो कहती हैं उसका कोई मायने होता है। जिस समय बाबू जगजीवन राम देश के कृषि मंत्री थे तो उस समय उनका जो सासाराम है, सासाराम में कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने उस समय वहाँ पे इंद्रपुरी डैम खोला। उस इंद्रपुरी डैम की वजह से औरंगाबाद और रोहतास और जो सासाराम और उनके आसपास के जितने भी और इलाके हैं, उस सारे इलाके में जो आज भी जो सिंचाई की व्यवस्था है वो उस इंद्रपुरी डैम की वजह से ही संभव हो पाती है। और लोग याद करते हैं बाबू जगजीवन राम जी ने ये डैम जो है वो खोला है। आज भी जो सासाराम के जो लोग हैं वो बनारस के पास में होने की वजह से जो वहाँ पे कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो जो बच्चे जो हैं जो हायर स्टडी के लिए पढ़ने के लिए उन्हें काशी विश्वनाथ में आना पड़ता है। और वहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, जबकि काशी विश्वनाथ जो है वो यूपी में पड़ता है और जो सासाराम है वो बिहार में पड़ता है। तो जो अलग अलग समय की जो सरकारें रहीं उन्होंने जो सासाराम के विकास में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। सबसे ज़्यादा समय तक जो है वो बाबू जगजीवन राम ने सासाराम की सांसद के रूप में सेवा करी। और उसके बाद 2 बार जो है मीरा कुमार को भी वहाँ का सांसद बनने का मौका मिला। और जो मंजुल कुमार हैं
उनके साथ जो है मीरा कुमार का जो विवाह बंधन में वो उनके साथ बंधी, जिनसे उनकी 2 बेटियां और एक बेटा जो है उनका हुआ, जो कि शादीशुदा हैं, तीनों बच्चे उनके। और उनके जो हस्बैंड है मंजुल कुमार, वो हाई कोर्ट के वकील हैं, और इसके अलावा वो शेयर मार्केट में भी अपना पैसा लगाते हैं। बहुत सारी कंपनियों के शेयर जो हैं उनके पास हैं, और वो ओबीसी कैटेगरी से हैं। जिस समय उनका उनका शादी हुआ मंजुल कुमार के साथ में, तो उस समय जो है वो अंतर्जातीय विवाह जो है समाज में पसंद नहीं किए जाते थे। पर मीरा कुमार जो है वो उनकी शादी जो है वो बिहार के एक राजनीतिक परिवार में ही हुई। और उनकी जो सास थी वो खुद जो है 1968 में जो बिहार में जो सरकार बनी थी, उसमें एकमात्र महिला मंत्री के रूप में वो काम कर रही थी। तो उनको राजनीतिक विरासत से ही वो गई थी, और आगे भी उनको राजनीतिक विरासत ही मिली। और उनके जीवन में आगे बढ़ने का जो मौका आया वो तब आया जब उनको 2009 में, जब सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और सबसे बड़ी जो पदवी उन्होंने ज़िंदगी में हासिल करी वो लोकसभा का अध्यक्ष बनना ही था। और वो लोकसभा का अध्यक्ष बनकर वो उन्होंने अपने अपने पिताजी का जो राजनीतिक विरासत थी उसमें 4 चांद लगाए, और उस विरासत को संभाले रखा, जो बाबू जगजीवन राम के ने अपने जीवन में प्राप्त करी थी। सासाराम जो लोकसभा संसद क्षेत्र है, वहाँ पे का जो जातिगत समीकरण है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मीरा कुमार रविदास समुदाय से आती हैं। तो रविदास समुदाय की सबसे ज़्यादा जो गिनती है वो सासाराम में है। उसके बाद जो पासवान आते हैं, और खासी मात्रा में ब्राह्मण और राजपूत भी जो है सासाराम की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में वास करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जातियां हैं जो वहाँ पे रहती हैं। तो मेन जो डोमिनेशन पॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे वो ब्राह्मण और राजपूत, और वहाँ के जो दलित समुदाय है जिसको हम लोग कहते हैं कि रविदास समाज, और जो पासवान हैं वो जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनका रुझान जो हमेशा, जो रविदास समाज है उनका समाज जो है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। और वो आज भी जो है वो बाबू जगजीवन राम के परिवार को ही वोट देते हैं। बेशक कई बार जो मीरा कुमार को है सासाराम से असफलता भी सहनी पड़ी, पर उन्होंने हमेशा एक बात को इस बात को ध्यान में रखा, और हमेशा वो एक ही बात कहती हैं कि जिस दिन बिहार में से गरीबी और जात पात ख़त्म हो जाएगी, उस दिन जो बिहार है वो देश का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा प्रदेश होगा, और हमसे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं होगा। ये ऐसा मीरा कुमार का मानना है कि अगर देश में से जो जाति प्रथा है ये सब बंद हो जाए, और गरीबों की गरीबी करने के उपाय बेहतर तरीके से हो जाएं, तो जो भारत देश जैसा देश जो है और कोई नहीं हो सकता है। पूरे देश में जो जिस समाज से वो आती हैं, उस समाज की जो व्यथा की कथाएं हैं वो अलग अलग किताबों, कहानियों में, किस्सों में जो है वो सुनाई दे ही जाती हैं। अलग अलग जगह के ऊपर उनके ऊपर अत्याचार होना एक आम सी बात है, उनके हक मारना एक आम सी बात है। और जिस दिन ये सारी चीज़ें नहीं होंगी उस दिन जो है ये भारत एक समृद्ध देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। जब तक हम लोग इन नीचे तबके वालों को, जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं जो और नीची जाति वाले कहते हैं, हम लोग उनको बराबरी का हक नहीं देंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जो कुछ मीरा कुमार ने अपने जितने साधन उनको अवेलेबल हो सके उन्होंने उन साधनों का इस्तेमाल करते हुए प्राप्त करे। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला, और देश को जो है पहले ये बन के जो मैं पहली महिला अध्यक्ष बन के भी दिखाया। ये सब उनकी अपनी खुद की मेहनत, उनकी अपने जो उनका बोलचाल का ढंग था, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त करा था उसकी वजह से उन्हें प्राप्त हुआ। दोस्तों, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर दोस्तों आज की डेट में हमें ऑस्ट्रिया के साथ व्यापार करना होगा, तो ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है
उस करेंसी का नाम यूरो है। और ऑस्ट्रिया में आज यूरो का रेट जो है वो 90 रुपये 18 पैसे है। आज तारीख है 22 जनवरी 2025। तो दोस्तों, देश की करेंसी का जो अवमूल्यन जो है वो अलग अलग देशों की करेंसी के अगेंस्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था में सब कुछ सही नहीं है। हमें जो आईना दिखाया जा रहा है वो आईना सही नहीं है, वो आईने का उल्टा रूप हमें दिखा रहे हैं। और असली आईना ये है कि देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है और इसको निकालने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। और नोटबंदी अपना असर दिखा चुकी है और देश का राजा जो है चैन की नींद सो रहा है और लोगों को नए नए सपने दिखा रहा है कि मेरा देश महान। आपका दोस्त दिग्दर्शन।